Assalamu alaikum. My name is Sarbas Palijo, and I hope you all are doing well during this pandemic, during this crisis. I have brought a lecture for you on the constitutional history of Pakistan from 1935 to 1956. Now, first of all, what is Constitution? Constitution है क्या? Constitution is a set of superior rules which are there to help us govern a particular state or a country. Constitution एक बैकबोन की तरह होती है for the entire country, क्योंकि उसके बगैर कंट्री चला ही नहीं जा सकती। अब कुछ कहते हैं कि ज़रूरी है कि रिटन फॉर्म में होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि अनरिटन फॉर्म में, लेकिन ऐसा नहीं है। रिटन हो या अनरिटन हो डजंट मैटर, बिकॉज यूके की अगर हम बात करें तो यूके के पास कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में है ही नहीं, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास है ही नहीं। दे फॉलो थ्रू मैग्ना कार्टा, कस्टम्स एंड प्रेसिडेंट्स। जो दूसरी कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन फॉर्म में है। अब सबसे पहले हम आते हैं कंटेंट पे। ये सारे एक्ट्स हैं, ये सारे इवेंट्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा टर्न बाय टर्न। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, 3 जून प्लान एंड सो ऑन। सबसे पहले हम आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 पे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वी गॉट independence in 1947, then why are we studying the Government of India Act of 1935? अब इसकी रीजन ये है कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी we didn't have a constitution to follow. हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था जिसको हम फॉलो कर सके। तो तब तक जब तक हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन आए तब तक हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 फॉलो किया था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 was a longest act of British Parliament टिल 1999, जब ग्रेटर लंदन अथॉरिटी एक्ट ने उसको सरपास कर दिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इतना लंबा था कि उसको बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जिसमें 321 सेक्शंस थे और 10 स्केड्यूल्स थे, और दूसरा था गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट ऑफ 1935 which had 159 sections and 6 schedules। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 को रॉयल असेंट मिला था अगस्त 1935 को। अब व्हाट इज रॉयल असेंट? रॉयल असेंट इज बेसिकली अ मेथड थ्रू विच अ मोनार्क फॉर्मली अप्रूव्स एन एक्ट। मोनार्क कहा जाता है किंग और क्वीन को। जो यूके है उसमें मोनार्क सिस्टम भी है, मतलब किंग और क्वीन का सिस्टम भी है, अनलाइक अदर कंट्रीज जैसे यूएसए की बात करें, इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, इनके पास मोनार्क सिस्टम नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था वो इफेक्ट को आया था 1 अप्रैल 1937 में। अब उसमें उसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। पहला था ग्रांटिंग ऑफ अ लार्ज मेजर ऑफ ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसका मतलब था कि जो डायरकी फॉर्म था, डायरकी सिस्टम था जो 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के थ्रू, उसको खत्म किया गया। और दूसरा पॉइंट था कि डायरेक्ट इलेक्शंस को भी इंट्रोड्यूस किया गया था और प्रोविंसेस को पार्शियल रिकग्नाइजेशन भी दी गई थी, जैसे कि सिंध को बॉम्बे से अलग किया गया था, बिहार और उड़ीसा जो दोनों साथ होते थे उन दोनों को अलग अलग करके दोनों को अलग अलग प्रोविंसेस बनाया गया था, और ऊपर से बर्मा को कंप्लीटली सेपरेटली इंडिया से अलग किया गया था। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट को 3 मेन ज्यूरिसडिक्शंस दी गई थी: ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। अब जाहिर सी बात है जब इतना पावर मिलता है तो वहां पे कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। अब वो लिमिटेशंस क्या थी? लिमिटेशन ये थी कि एक तो प्रोविंशियल गवर्नर जो था उसके पास बहुत सारे पावर थे, एक चीज ये। दूसरी चीज के जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी उसके पास दे हैड द राइट टू सस्पेंड एनी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अपने हिसाब से, मतलब उनको जैसे मुनासिब लगता वो किसी भी गवर्नमेंट को हटा सकते थे, सस्पेंड कर सकते थे। अब जो फेडरेशन ऑफ इंडिया वाला जो पार्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, दैट नेवर केम इनटू फोर्स ड्यू टू अपोजिशन फ्रॉम द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट था दैट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1937 जब इलेक्शंस हुई थी और कांग्रेस इलेक्शंस जीत गया था। जब कांग्रेस इलेक्शंस जीत गया था तो कांग्रेस टायरनी
स्टार्ट हुई थी, कांग्रेस रूल स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 1937 टू 1939। अब हम डायरेक्ट स्किप करेंगे टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। बीच में क्रिप्स मिशन और क्या कहते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस, इन सबको स्किप करेंगे क्योंकि दे आर नॉट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जब हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की बात करते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम उसके बैकग्राउंड की बात करें कि वो आया कहां से। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर Attlee's announcement. Attlee was a prime minister of UK at that particular time. He announced on 20th Feb 1947 कि जो ब्रिटिश इंडिया है उसको जल्द से जल्द भी जो मतलब पार्टीशन एक्सेप्ट होगी वो होगी 30 जून 1948 को। लेकिन उसके बाद यूं हुआ कि 3 जून 1947 को आया 3 जून प्लान, जिसको हम माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। उसमें जो लॉर्ड माउंटबेटन था, he accepted the idea of partition, और जो पार्टीशन का आइडिया था that was for the first time accepted by the British government, और ऊपर से डोमिनियन स्टेटस भी दिया गया था। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस मींस ऑटोनोमस कम्युनिटीज बट विद इन ब्रिटिश एम्पायर। मतलब कुछ जो एस्पेक्ट्स थे, कुछ जो चीजें थी, उन पे जो डिसीजन मेकिंग थी, उन पे जो पावर था, वो अभी भी ब्रिटिश क्राउन के पास ही मौजूद था। तीसरा आता है ऑटोनॉमी और सोवरेनिटी। ये दोनों कंट्रीज को मिलने वाली थी, जो दोनों कंट्रीज बाद में इंडिपेंडेंट हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान। और जो फोर्थ था, दैट दे हैड द राइट टू ड्राफ्ट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब उनको ये हक दिया गया था कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 को रॉयल असेंट मिला था 18 जुलाई 1947 को। उसके बाद आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के सेलिएंट फीचर्स। अब एक तो था कि 2 न्यू डोमेन स्टेटस। 15 अगस्त 1947 वाज सेट आउट टू बी द डेट फॉर पार्टीशन। और जब टेरिटरीज की बात आती है तो वेस्ट बंगाल, ईस्ट पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान, दे वर टू फॉर्म अ कंट्री नेम्ड पाकिस्तान। और NWFP, which is now known as खैबर पख्तूनख्वा, was subject to referendum। अब जब गवर्नर जनरल की बात आती है तो गवर्नर जनरल जो था वो क्राउन अपॉइंट करेगी, और उसका जो मेन पर्पस होगा वो होगा कि वो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को इम्प्लीमेंट करे, अब चेक करे कि वो इन्फोर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, और वो उसमें कुछ सर्टेन अमेंडमेंट्स भी कर सकता था। और उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू डोमिनियन। अब कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात आती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मुल्क नया बना था, दे हैड नो कॉन्स्टिट्यूशन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ए इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन विद सर्टेन अमेंडमेंट्स। उसमें कुछ चेंजेस की गई थी। वो चेंजेस क्या थी? वो चेंजेस ये थी कि सबसे पहले कि नेशनल असेंबली को बोला गया था कि वो जल्द से जल्द अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे ताकि वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कर सकें। और दूसरा था कि दे इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स फ्रॉम 69 to 79 in National Assembly, and they had the power, the National Assembly had the power that they can easily amend laws according to their public welfare. उसके बाद मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना साहब became the first Governor General of Pakistan, and Mr. लियाकत अली खान साहब became the first Prime Minister of Pakistan. उसके बाद 11 September 1948 को Mr. Mohammad Ali Jinnah Saab passed away. This was a major setback for the entire country. And then in 1949 objective resolution came. अब objective resolution क्यों आया था? क्योंकि जैसे पाकिस्तान बना था उसके बीच में एक इशू था conflict of ideology, secularism versus religious ideology. Secularism was about Western democracy, whereas religious ideology was about Holy Quran and Sunnah teachings. तो इस मसले को हल करने के लिए 7 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया गया था, और 5 दिन नेशनल असेंबली में चला था वो। उस पर क्रिटिसिज्म किया गया था, अपोजिशंस थी, फेवर्स भी थे, व्यू पॉइंट दिया गया था। और फिर 5 दिन के बाद 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज फाइनली पास्ड, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट वाज दैट इट रिमूव्ड द प्रॉब्लम ऑफ सेक्युलरिज्म वर्सेस रिलीजन। दैट्स द रीजन कि वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज लेटर ऑन मेड प्री in the Constitution of 1956, 1962 and 1973.
अब उसके मेन पॉइंट्स ये थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सोवरेनिटी विच बिलोंग्ड टू अल्लाह, दूसरा था रिप्रेजेंटेशन कि जो कंट्री थी वो गवर्न होगी थ्रू चूजन पीपल जो हमें उस कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे और गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। तीसरा था माइनॉरिटी राइट्स कि अकलियतों को भी हक दिए गए थे कि दे कुड प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन। द फोर्थ वन वाज स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान व्हिच वाज सेट आउट टू बी अ फेडरल सिस्टम। एंड एज फार एज फंडामेंटल राइट्स वर कंसर्न्ड, जैसे कि जो हमारे पास अभी कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 में, 1973 वाला, उसमें फंडामेंटल राइट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है फ्रॉम आर्टिकल 8 टू आर्टिकल 28। देन केम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दी गई कि दे कुड इंटरप्रेट देयर ओन लॉज। अब उसके बाद यूं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब was assassinated in 1951 and Mr. Khwaja Nazimuddin replaced PM Liaquat Ali Khan as Prime Minister. And on 24th October 1954, the Governor General Mr. Ghulam Muhammad dissolved the assembly, stating that the government which was there for 7 years was corrupt and that's why they were unable to formulate proper laws. इस डिसीजन को मौलवी तमीजुद्दीन साहब जो स्पीकर थे असेंबली के, उन्होंने चैलेंज किया था सिंध हाई कोर्ट में, और सिंध हाई कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन दिया था कि मौलवी तमीजुद्दीन साहब जाकर अपनी ऑफिस वापस होल्ड कर सकते हैं। लेकिन लेटर ऑन गुलाम मोहम्मद साहब देन अगेन फाइल्ड अपील इन फेडरल कोर्ट, और फेडरल कोर्ट में चीफ जस्टिस अहमद मुनीर साहब ने ये वर्डिक्ट दिया, ये जजमेंट दी कि गुलाम मोहम्मद साहब ने जो डिसीजन दिया था वो सही दिया था, क्योंकि द असेंबली विच वाज देयर फॉर 7 years वाज नॉट एबल टू फॉर्मुलेट और पास प्रॉपर लॉज। इस डिसीजन को आज अभी तक भी क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि ये वो डिसीजन है जिसके थ्रू मतलब जुडिशरी ने असेंबली को डिसॉल्व किया है। ये डिसीजन अभी तक भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट में लिया जाता है। उसके बाद हमारा आया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उससे पहले मिस्टर गुलाम मोहम्मद ख्वाजा साहब फेल बैडली इल एंड वाज रिप्लेस्ड बाय सिकंदर मिर्जा इन 1955। द सेकंड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज इलेक्टेड ऑन 28th May 1955 कंसिस्टिंग ऑफ 80 मेंबर्स। जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया था, it included 234 articles which were divided into 13 chapters and 6 schedules। अब हम आते हैं इसके salient features पर। First salient feature is that it was a written constitution, codified था। दूसरा था कि बहुत flexible constitution था, कि मतलब 2/3 majority से किसी भी लॉ को अमेंड किया जा सकता था। तीसरा था कि जो नाम था स्टेट का वो रखा गया था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। द फोर्थ वन वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, दैट मींस व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इट वाज मेड प्रीएम्बल। उसके बाद फेडरल सिस्टम विच मीन द पावर वाज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस। 3 तरह की लिस्ट थी, फेडरल लिस्ट जिसपे फेडरल गवर्नमेंट लॉज पास करेगी, प्रोविंशियल लिस्ट जिसपे प्रोविंस लॉ पास करेगा, और कॉन्करेंस लिस्ट जिसपे दोनों कर सकते हैं, लेकिन अगर फेडरल लॉज मौजूद हैं तो वही फॉलो होंगे, अगर वो नहीं है तो फिर प्रोविंशियल लॉज फॉलो होंगे। उसके बाद थी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर जिसके अंदर नेशनल असेंबली में 300 सीटें थी और 150 सीट्स फॉर ईच विंग, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। एंड देन केम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ज़्यादातर पावर्स प्राइम मिनिस्टर को दिए गए थे, और जो प्रेसिडेंट था वो ज़रूरी था कि ही हैड द एज ऑफ 40 एंड वाज मुस्लिम and had the power to appoint governor, audit general, advocate general and so on. Then came prime minister, he was the head of parliament, और इस्लामिक लॉज को भी फोकस किया था, जुडिशरी को भी फ्री किया गया था, और फंडामेंटल राइट्स जो थे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को भी फोकस किया गया था, और जो लैंग्वेज थी वो उर्दू और बंगाली सेट की गई थी। Thank you so much for watching this video. I hope you liked it, and if you did, kindly subscribe the channel, and my next video will be on the constitutional history of Pakistan from 1957 to 1973. Thank you, Allah Hafiz, and take care.